Hello and welcome everyone. So moving forward, we have discussed about the isothermal and adiabatic process. So I will start with the formula of work done in isothermal and adiabatic process. The formula in ln V2 by V1. This is formula in isothermal process, and C can be P1 V1 or P2 V2 or nRT. This can be the value of C. This is the formula for isothermal process. Temperature is equals to constant, temperature will not change, and internal energy will be 0 here, and Q equals to W. This is for temperature equals to constant, means isothermal process. Now we will talk about the adiabatic process, in which Q is equals to 0. No heat transfer can take place. So here we can say Q is equals to 0. So we can say delta U equals to minus W अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ इक्वेशन. फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं. और साथ में यहाँ पर यदि वर्क डन की बात करें तो वो होता है nR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा. यदि इसको T1 माइनस T2 कर देंगे तो गामा माइनस 1 आ जाएगा. और इसी को ऐसे लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा. ये यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला है. ये तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेस. तो व्हाट इज मीन बाय आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस आखिरकार क्या होती है दोस्तों? आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, वॉल्यूम विल नॉट चेंज. यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या रहेगा कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा टाइम के साथ. ठीक है, यदि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो. As you know that work is equals to integration of VdV. If volume is not changing, volume is constant, that we can say work done will be 0 here. Okay, यहाँ पर work done 0 होगा तो Q equals to delta U plus W. Work is 0 here तो Q is directly proportional to delta U. So यहाँ पर यदि अपन देखें भाई, ये देखो भाई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसके अंदर गैस भरी हुई है. ठीक है, ये किस प्रोसेस के थ्रू? एक पहली कोई स्टेट थी इसकी भाई, पहली कोई स्टेट थी, प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था. ठीक है, फाइनली यहाँ पर देखो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या किया, इस सिस्टम को जैसे हीट प्रोवाइड कर दी Q, हीट प्रोवाइड कर दी Q. अब इसमें क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स वॉल्यूम कैन नॉट चेंज. यदि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो जो भी आप हीट प्रोवाइड करोगे उसका क्या होगा, यदि आप हीट प्रोवाइड करोगे तो इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा मतलब वर्क डन नहीं हो सकता. जो भी हीट ट्रांसफर करोगे वो इसकी इंटरनल एनर्जी राइज करने में जाएगा. वो कहाँ पर जाएगा, जो भी आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे वो इसकी इंटरनल एनर्जी राइज करेगा. वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकता, तो जितनी भी हीट प्रोवाइड करोगे वो सारी की सारी हीट प्रोवाइड करी मतलब हीट. इफ़ यू आर गोइंग टू गिव द हीट टू द सिस्टम देन हीट इज़ पॉजिटिव. यदि हीट पॉजिटिव है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से पॉजिटिव. डेल्टा यू पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी. जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की वो इनिशियल से ज़्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा यू पॉजिटिव है ना. डेल्टा यू पॉजिटिव होने का यही मतलब हुआ, मतलब आप जितनी भी हीट प्रोवाइड करोगे ये सारी की सारी इसमें इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ वर्क तो कर ही नहीं सकता. तो ये इसका ये आइसोकोरिक प्रोसेस में ये फिनोमेना रहेगा. अच्छा, यहाँ पर यदि इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, आइसोकोरिक प्रोसेस में मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा और इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, तो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी बाहर इजेक्ट हो जाएगी. किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में. यदि इसने अपनी इंटरनल एनर्जी कम करी, इंटरनल एनर्जी कम करने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा यू नेगेटिव. इफ डेल्टा यू इज नेगेटिव दैट मीन्स क्यू इज ऑल्सो नेगेटिव, और क्यू नेगेटिव होने का मतलब द हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, मतलब अंदर से हीट निकलेगी और बाहर की साइड जाएगी. ओके, गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस, यू आर गेटिंग वेरी इंटेलिजेंट पीपल. ठीक है, सो नाउ वील डिस्कस अबाउट नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस और इसको बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस मीन्स प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट. हेयर बार है ना, बार आ गया, अब तो बार से याद रखना, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. तो आप इसको बोलोगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. यहाँ पर प्रेशर चेंज नहीं होगा. यदि प्रेशर चेंज नहीं हुआ दोस्तों तो यहाँ पर जो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा वो डायरेक्टली PdV लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं फॉर्मूला लिखता था इंटीग्रेशन PdV, लेकिन यहाँ पर P कांस्टेंट है. P कांस्टेंट है ना यार,
P कांस्टेंट है, ठीक है, मैंने वॉल्यूम की लिमिट लगाई, वॉल्यूम चेंज हुआ इनिशियल से फाइनल, कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dV का इंटीग्रेशन V हो जाएगा, और इसमें जब लिमिट लगाओगे तो V इनिशियल से लेके V फाइनल तक चेंज होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वर्क का वो डायरेक्टली V ये बन जाएगा भाई, वर्क का जो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा यहाँ पर P फाइनल माइनस V इनिशियल, बिकॉज प्रेशर ही कांस्टेंट ही है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि फर्स्ट लॉ वाली इक्वेशन देखें यहाँ पर तो Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। क्या यहाँ पर वर्क जीरो है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पर इंटर एनर्जी जीरो है? नहीं, क्योंकि इंटर एनर्जी जीरो होती है सिर्फ आइसोथर्मल के केस में यदि आइडियल गैस है तब, क्योंकि इंटर एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बाकी किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। तो उस केस में डेल्टा यू जीरो हो जाती है आइसोथर्मल के केस में। तो वर्क जीरो कब होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में, जहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो ना तो आइसोथर्मल है ना आइसोकोरिक है, ये तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, मतलब इन दोनों में से कुछ भी जीरो यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी इनमें से जीरो नहीं होगा, तो क्यू आपको डायरेक्टली ऐसा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर वर्क डन का ये फॉर्मूला हो गया, बस इतना सा आइसोबैरिक प्रोसेस है। यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, इतनी बात है भाई, ठीक है। डेल्टा यू का फॉर्मूला तो आप जानते हो, यदि डेल्टा यू निकालना हो, यदि आपको दे रखा हो तो कैसे निकालोगे? एन सी वी डी टी से निकालते हैं, या फिर एन सी वी की वैल्यू होती है F/2R इंटू डी टी। यदि वो टेम्परेचर चेंज दे दे, आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दे गैस के, F इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। यदि गैस का टाइप पता है, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 3, डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 5 एंड पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, विद द कंडीशन दैट द गैस इज़ नॉट एट वेरी हाई टेम्परेचर। यदि वहाँ पर वेरी हाई टेम्परेचर होगा गैस का, डेट मीन्स आपको हर एक में 2 और कंसीडर करने पड़ेंगे, दैट इज़ ड्यू टू वाइब्रेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इंक्रीज हो जाएगी हर केस में। इफ़ उसने दे रखा है कि जो भी गैस है आपकी वेरी हाई टेम्परेचर है, या तो उसने खुद ही बोल दिया कि आपको वाइब्रेशन वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर करने हैं, तब आपको हर एक में 2 ऐड करनी पड़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, वरना नॉर्मल कंडीशन पे ये 3, ये 5, ये 6 हो जाता है। बस डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है आपको, R इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ दिस इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये R की वैल्यू हो जाएगी। dt चेंज इन टेम्परेचर, तो आप इंटर एनर्जी का चेंज निकाल सकते हो, और W आप इसके लिए यहाँ से निकाल दोगे डायरेक्टली PdV। तो आपको टोटल हीट की वैल्यू यदि निकालनी हो आइसोबैरिक प्रोसेस में, तो इस तरह से निकालने का वो मौला होता ही। ओके जी, इसको कर देती है समाप्त। अब मैं देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। वो क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, for an monoatomic gas, the volume is changed to कितना करते हैं इसको 1/4 टाइम to its initial volume and temperature is changed from T to BT. Find the value of B। आपको ये V की वैल्यू निकालनी है। देखो, एक मोनो एटॉमिक गैस है जिसका वॉल्यूम मतलब कंप्रेशन किया होगा तभी तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम है इनिशियल का 1/4 हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम इज द 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, ये इसने बताया, ठीक है। और जो फाइनल टेम्परेचर हो गया इनिशियल का BT टाइम्स हो गया, तो आपको ये बताना कि B की वैल्यू क्या होगी। ये मैं एक चीज़ लिख दूँ, प्रोसेस इज एडियाबैटिक इन नेचर, ये आपको बताया गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर रहे हो कि आपके पास कुछ इनिशियल वॉल्यूम था भाई, V वॉल्यूम मान लेते हैं, फिर आपने क्या किया, इसका वॉल्यूम चेंज करके इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम कर दिया। टेम्परेचर पहले T था और आपने बाद में टेम्परेचर B × T हो गया। आपसे पूछा B की वैल्यू क्या होगी, इस B की वैल्यू होगी क्या। तो अब आपको देखो यहाँ पे 2 चीज़ दिख रही है, वॉल्यूम एक टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में एडियाबैटिक में कुछ रिलेशन होता है क्या? तार याद नहीं है, कुछ होश नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता, ये वाला तो याद है आपको, क्योंकि ये तो बेसिक है ही। जब एडियाबैटिक पढ़ाते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई ये जो इसकी स्टेट इक्वेशन ये होती है भाई एडियाबैटिक के लिए, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। लेकिन मुझे T और V में रिलेशन चाहिए, तो मैंने आपको डेराइव तो कराया था दोस्तों, पर आपको याद नहीं रह होगा।
आपको याद कहाँ रहती है कुछ चीज़ है। टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मुझे स्टेट वन से स्टेट टू तक जाना है एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। तो क्या मैं दोस्तों ये कर सकता हूँ, टी टू वी टू दी पावर गामा माइनस वन। वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ टी वन, दैट इज टी। इनिशियली टेम्परेचर टी था, वॉल्यूम वी मान लेते भाई इनिशियली वी, ये गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू की वैल्यू कितनी है, बी इंटू टी, बी इंटू टी, एंड फाइनल वॉल्यूम इज द 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 है। तो वॉल्यूम वाली टर्म एक साथ देख लेते हैं। पहले तो टी से टी गया, उधर सिर्फ बी बचा, बी इक्वल्स टू ये वाली टर्म में, ये वाली टर्म इधर लेके आ रहा हूँ, वी अपॉन ये v/4 टू दी पावर गामा माइनस वन। तो v की वैल्यू हो जाएगी, v से भी कट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 टू दी पावर गामा माइनस वन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा, गामा की वैल्यू क्या होगी, इसने बोला है मोनो एटॉमिक गैस है भाई, गामा इक्वल्स टू 1 + 2/f, 1 + 2/f। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है गामा के लिए। अब ये भी डिस्कशन हुआ, हाई टेम्परेचर वगैरह की बात नहीं करी तो वाइब्रेशन वाले कंसिडर नहीं करने। तो ये गामा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5/3, गामा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो यहाँ से 5/3 -1, 5/3 -1 डेट मीन्स 2/3, गामा माइनस वन की वैल्यू 2/3, 2/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो बी है उसका आंसर ये होगा 4 टू द पावर 2/3, 4 टू दी पावर 2/3, ये बी का आंसर हो जाएगा। यही डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है, यही आपका आंसर है। यदि यहाँ पर 1/4 की जगह वो दे देता 1/8, 1/8 दे देता, यदि ऐसा होता तो यहाँ पर वैल्यू लास्ट में 8 आती, 8 आती, इसको उसको 2 की पावर 3 लिख पाते, इससे ये कट जाता तो बी की वैल्यू 4 आ जाती, बी की वैल्यू 4 आ जाती। पर 1/4 हुआ है तो यहाँ पर आंसर वही होगा जो अभी अभी आया था आपका, 4 टू दी पावर 2/3। बस आंसर, खेल खत्म, खेल ख़त्म बेटा। ये हो गया इसका तेरा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड में कर सकता था, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड में कर देता। किस तरह से, मैं वर्क डन पूछ लेता, भाई वर्क डन बता भाई तू आइडियाबैटिक प्रोसेस का। तो फॉर्मूला क्या लगाते भाई, फॉर्मूला क्या लगाते, ये लगा देते भाई NR T1 - T2, NR T1 - T2 अपॉन गामा माइनस वन, NR T1 - T2 upon gamma minus 1, where R is the universal gas constant. Value of this is joule per mole Kelvin. R T1 is initial temperature, that is given T इनिशियल टेम्परेचर T1 की वैल्यू T दे रखी है आपको, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, इसकी वैल्यू VT है, और V का अपने पास आंसर था ही, ये वैल्यू थी, तो फाइनल टेम्परेचर ये हो जाता आपके पास। T2 की वैल्यू B इंटू टी है ना, तो B की वैल्यू ये थी, टेम्परेचर ये था, तो T1 भी है T2 भी है। गामा की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, दिस इज मोनो एटॉमिक गैस, तो गामा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3। तो गामा की वैल्यू भी है n नंबर ऑफ मोल्स, यदि आपको नहीं दे रखे, नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दे रखे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स तो आपको यदि वो नहीं देगा तो कैसे आप निकालोगे, तो आपको डायरेक्टली एन की जगह एन ही रखना पड़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स देने के लिए वो कुछ हिंट्स दे सकता है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी पर मोनो एटॉमिक गैस जो है, एसटीपी पर मोनो एटॉमिक गैस है, उसका जो वॉल्यूम है वो 44.4 है। ऐसा यदि उसने बोल दिया होता कि एट एसटीपी दिस मोनो एटॉमिक गैस हैव दिस लीटर ऑफ वॉल्यूम, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते वहाँ से अपने आप, कैसे निकालते आप देखते। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, NR T1 T2 एंड गामा माइनस वन, ये सारी चीज़ें पुट करने के बाद आपको वर्क डन यहाँ से आ जाएगा। बस n के लिए बता रहा हूँ, n इस क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा, यदि वो n निकालने के लिए ऐसी कुछ हिंट दे देता तब n ही निकालना बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें हचा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। n निकालना बता रहा हूँ, बाकी सारी देखो, t की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, t ये T2 की जगह ये गामा, ये r, ये n निकालते हैं अभी, ओके। देखो किसी भी गैस के वन मोल का, किसी भी गैस के 1 मोल का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है, एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑफ 1 मोल ऑफ दैट गैस, एक मोल गैस का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ 22.4 लीटर जब गैस है तो वहाँ पर कितने मोल होते हैं, 1 मोल।
यदि 1 लीटर गैस होती है तो वहाँ पर कितने मोल होंगे, इतने मोल। ठीक है, इसको कर देते हैं 8 कर देते हैं। चलो मैं बताऊँ अभी ऐसा क्यों कर रहा। यदि मेरे पास इतने लीटर गैस है तो इसका मतलब भाई वहाँ पर कितने मोल होंगे, तो भाई ये इसको 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, इसीलिए मैंने वो लिखा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के आगे 2, नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के आगे 2। ये बात समझ आई। तो यदि आपको बोल दी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उस गैस के इतना वॉल्यूम है, उस गैस का इतना वॉल्यूम है तो आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको वॉल्यूम दे रखा है उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। यदि 22.4 लीटर गैस होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तब 1 मोल होता है इसमें। 1 लीटर गैस होती तो 1/22.4 मोल होंगे उसके अंदर, लेकिन अपने को दे रखी है 44.8 लीटर गैस, तब उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो 1/22.4 इंटू 44.8, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स 2 आ जाए। ठीक है, यदि आपको इस तरह की हिंट दे रखी है, लेकिन याद रखना गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है कब, किसी भी गैस का 22.4 लीटर होता है। पहली बात ये याद रखनी है, कितने मोल का, 1 मोल का। दूसरी बात ये याद रखिए, हर टाइम पर ये वॉल्यूम नहीं हुआ कि देखो गैस का वॉल्यूम तो क्या है, यदि आपने प्रेशराइज कर दिया किसी गैस को तो जितना प्रेशर लगा दोगे उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, क्योंकि गैस ऐसा तो होता नहीं कि उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम तो उसका वेरी कर सकता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा तब 1 मोल गैस का वॉल्यूम में इतना होता है। प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो ये डिक्रीज होने लगेगा वॉल्यूम, इसीलिए प्रेशर वगैरह आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रखने भाई। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है, बाकी किसी कंडीशन में नहीं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसका 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर होता है, उसको ये देना पड़ेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का वॉल्यूम है, तभी आप आगे ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बार और मैं फॉर्मूले सारे रिवाइज करा देता हूँ एक ही जगह आइसोथर्मल की बात कर लेते हैं। आइसोथर्मल, सबसे पहले आइसोथर्मल, what is the definition of isothermal? That is temperature equals to constant. First is the temperature equals to constant, means डेल्टा यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, इंटर एनर्जी में चेंज कितना आएगा 0, तो Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ से डेल्टा यू यदि 0 हो जाएगा तो जो भी हीट है डायरेक्टली वर्क में कन्वर्ट होगी, ये आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, ये कंडीशन। यदि इसमें वर्क डन की बात करें तो वर्क डन होता है इसमें C ln V2/V1। C इज P1 V1 P2 V2 और nRT, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे V2/V1 की वैल्यू भी P1/P2 होती है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आइसोथर्मल का केस सॉल्व। आइसोथर्मल के बाद अपन चले एडियाबैटिक। इसमें Q हीट का एक्सचेंज होता है 0, तो Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो यदि Q 0 हो गया तो यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू जो आती है वो माइनस डब्ल्यू आती है। ये भी एक केस सॉल्व हो गया भाई। इसमें Q की वैल्यू 0। इसमें यदि वर्क डन की बात करें तो वो होता है nRT1 - T2 अपॉन गामा -1, nRT1 - T2 अपॉन गामा -1, या फिर इसको भी लिख सकते हैं V1 V2 V2 अपॉन गामा -1, P1 V1 P2 V2 अपॉन गामा -1। ये भी हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये एडियाबैटिक प्रोसेस आपको समझ आ गई। और गामा यहाँ पर निकाल सकते हैं 1 + 2/f। गामा सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि नेचर क्या है उस गैस का, डेट इज मोनोएटमिक गैस, डायएटमिक गैस और ट्राइएटमिक गैस या फिर पॉलीएटमिक गैस। तो मोनोएटमिक के लिए F = 3, डायएटमिक के लिए F = 5 एंड ट्राइएटमिक या पॉलीएटमिक के लिए F = 6 एट नॉर्मल टेम्परेचर, या फिर वो बोल रहा है वाइब्रेशन कंसीडर नहीं करना। तब वाइब्रेशन कंसीडर करना है तो हर एक में 2 ऐड होगा। जनरली आपको ये केस नहीं मिलेंगे, वाइब्रेशन कंसीडर करने वाले केस नहीं मिलेंगे। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 5, 6 लेनी है इनके लिए, मोनो, डाया, ट्राया। ये गामा की वैल्यू के खेल भी ख़त्म बेटा। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मीन्स वर्क डन इज 0, Q इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा यू। ओके, एंड ये यहाँ पर केस बनता है Q इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा यू। और यहाँ पर यदि आपको डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू की वैल्यू तो फिक्स होती है NCV
डी टी, और सी वी की वैल्यू एन इंटू एफ वाई टू आर इंटू डी टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी वी? एफ वाई टू आर। तो यहाँ से एन इंटू एफ बाई टू आर इंटू डी टी। तो क्यू का फॉर्मूला भी वही होगा जो डेल्टा यू का है, क्योंकि दोनों तो इक्वल है यहाँ पर। तो क्यू इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डी टी या फिर एन एफ बाई टू आर इंटू डी टी। लास्ट प्रोसेस दी आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस ही बोलते हैं इसको। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला डायरेक्टली आता है पी डेल्टा वी या पी डेल्टा वी, डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर इसको लिखते हैं पी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पर क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पर, कुछ भी जीरो नहीं होता। और डेल्टा यू का फॉर्मूला तो आप जानते हो एन सी बी डी टी, वो लिखा हुआ है पहले से, देखो वहाँ पर एन इंटू एफ वाई टू आर इंटू डी टी, एफ वाई टू आर इंटू डी टी। ठीक है, डी टी यहाँ पर क्योंकि डेल्टा यूज़ किया है तो डेल्टा टी। ये देखो यहाँ पर डेल्टा यू आएगा, वर्क डन आप यहाँ से निकाल दोगे तो क्यू की वैल्यू कैसे आएगी? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू करके, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू करके यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये चारों प्रोसेस आपके समराइज हो गए यहाँ पर। दिस इज द समरी ऑफ ऑल 4 प्रोसेस। सो नाउ वी विल ओके, यहाँ पर अपन करते हैं इसको ख़त्म। खलास, आप न्यूमेरिकल तो इजीली कर पाओगे ना यार। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं एडियाबेटिक के अंदर कि पहले इनिशियल प्रेशर ये था, बाद में प्रेशर ये हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इनिशियल दे देगा, फाइनल पूछ लेगा। तो टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर की बात हो तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। प्रेशर वॉल्यूम में ये देखो मैं बताता हूँ, जैसे प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन ये होता है पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यदि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ऐसे जा रहे हो, वो आपको बोल देगा जो फाइनल वॉल्यूम है इनिशियल का 1/8 टाइम हो गया, इनिशियल का 1/8। और प्रेशर पहले 1 बार था, 1 बार प्रेशर था, वो बोल दे तो बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू जाने पे फाइनल प्रेशर कितना हो गया? तो इनिशियल प्रेशर ये रहा, इनिशियल वॉल्यूम V1 है की पावर गामा, P2 आपको निकालना है, फाइनल प्रेशर कितना हो गया? जो फाइनल वॉल्यूम है इसका 1/8 टाइम है। ठीक है, ये गामा तो रहेगा यहाँ पर। अब उसने गामा निकालने के लिए आपको नेचर ऑफ गैस देगा, बोल दे आपको मोनोएटॉमिक गैस है, तो यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3। गामा की वैल्यू 5/3। यदि ये डायएटॉमिक गैस होती तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 7/5। यदि ये ट्राइएटॉमिक गैस होती तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 4/3। तो गामा की वैल्यू आप देख सकते हो, मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, डायएटॉमिक 7/5 एंड ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक के लिए 4/3। यहाँ पर यदि ये 1 बार है, इसको यदि यहाँ लाओगे तो V1 अपॉन V1/8 की पावर गामा इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर। V1 से V1 कट जाएगा, 8 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही बचा, 8 ही बचा। एंड गामा इज 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस। यदि उसने मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है तब, तो गामा की वैल्यू यहाँ पर 5/3 पुट करोगे आप। ठीक है, 2 यहाँ से इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा। तो फाइनल प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 इंटू 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये 32 बार फाइनल प्रेशर हो जाएगा, फाइनल प्रेशर 32 बार हो जाएगा। ऐसे आप निकाल दोगे भाई। ओके, ये यदि प्रेशर की टर्म में दे दे, यदि वो आपसे ऐसा बोल दे कि ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ जाए, टी वी की पावर गामा, इस पर मैं अभी एक न्यूमेरिकल करा ही चुका हूँ आपको कि वॉल्यूम रिलेशन दे दे, यहाँ टेम्परेचर रिलेशन दे दे, फाइनल वॉल्यूम पूछ रहे, मतलब 3 वैल्यूज़ यहाँ पे बताओ, आपको एक फाइनल वैल्यू निकालनी पड़े, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। अच्छा, पी और टी में भी कुछ रिलेशन होता है क्या? पी और टी में भी कुछ रिलेशन होता है, तो ये भी अपन निकाला था, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से देखें अपन यहाँ पर। तो पी, अब मुझे पी और टी में रिलेशन चाहिए, मतलब वॉल्यूम हटाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम की जगह मैं एन आर टी अपॉन पी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो पी अपॉन यहाँ पर एन आर टी, ये मैंने देखो डेरिवेशन आपको करा ही दिए हैं सारे के सारे, इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो पी अपॉन पी टू दी पावर गामा को एक साइड लिखता हूँ, पी अपॉन पी टू दी पावर गामा, ये एन आर की पावर गामा और टी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एन आर की पावर गामा एक अलग कांस्टेंट हो जाएगा, एन आर की पावर गामा एक अलग कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ सी डैश। तो मैं सी डैश को उधर ले जाता हूँ यहाँ से हटा के, तो सी अपॉन सी डैश को एक नया कांस्टेंट नाम दे देता हूँ के। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या आया? P1 माइनस गामा इक्वल्स टू टी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये रिलेशन यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर में होगा। तो P1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से P और T में यदि कुछ ऐसा निकालना हो तो वो आप निकाल सकते हो, P1 की पावर गामा T1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2
1 माइनस गामा इंटू टी टू दी पावर गामा। तो यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर में जो रिलेशन दे रखे हो, 3 वैल्यूज आपको पता हो, एक वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। मतलब डिपेंड करता है आपको प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए, टेम्परेचर वॉल्यूम में चाहिए या प्रेशर टेम्परेचर में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये 3 आप ये इक्वेशन यहाँ से देख सकते हो एडियाबैटिकली। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से कर पाओगे बच्चों, कोई समस्या नहीं आएगी बच्चों। आज का लेक्चर करती है यहीं समाप्त बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेकंड लॉ, सेकंड लॉ